वेलकम बैक। आपका पुनः हमारी क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम आप लोगों को अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के बारे में पूर्ण विस्तार के साथ ए टू जेड, मतलब ये जो अक्षांश और देशांतर रेखा होती है, इसका ए से लेके जेड तक जो कुछ भी होता है, हम आपको पूरी तरीके से स्पष्ट करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। इस क्लास को कर लेने के बाद आप कोई भी एग्जाम हो, जी हाँ बताइए। ठीक है, ठीक ठीक, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा। कोई भी एग्जाम यदि आप देना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम हो, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे अगर आप इस पूरे पूरे सीरीज को देखते हैं, पूरे लेक्चर को देखते हैं, जो कि लगभग 2 घंटे का लेक्चर होगा। अगर आप इस पूरे लेक्चर को देखते हैं तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न को आप हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है इस क्लास में कि अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं क्यों खींची जाती हैं। टॉपिक इसका है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, एवं देशांतर रेखाएं, अक्षांश एवं देशांतर रेखा। आप लोग हेडिंग बना लीजिए, जो लोग लाइव क्लास में हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखा का हेडिंग बनाइए। अक्षांश एवं देशांतर रेखा का आप हेडिंग बनाइए। बन गया? हमारे साथ साथ कुछ काम करिए आप। आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होती है। देखिए, हमने आपको बता रखा कि हम आपको कॉन्सेप्ट के आधार पर चीजें क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज क्यों हो रही है, कोई चीज कैसे हो रही है, कोई चीज क्यों हो रही, कोई चीज कैसे हो रही, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न यही होगा कि हम अक्षांश रेखाएं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्यों खींचते हैं, रेखाएं क्यों खींचते हैं। किसी की साइड से आवाज आ रही है माइक में, उसको आप लोग म्यूट करिए। जयप्रकाश जी, आपकी साइड से आ रही है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्यों खींची जाती हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है क्यों खींची जाती हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न होता है कि इससे हमें लाभ क्या होता है, इससे हमें क्या होता है, लाभ क्या होता है। ये जो अक्षांश देशांतर रेखा हम खींचते हैं तो लाभ क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि लाभ क्या होता है। इसके बाद फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं जो खींची जाती हैं वो कैसे खींची जाती हैं, कैसे खींची जाती हैं, खींची जाती हैं। इतने टॉपिक पर आपको ध्यान देना है कि मतलब अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्यों खींची जाती हैं, इससे लाभ क्या होता है, और ये कैसे खींची जाती हैं। अगर इतनी बातें आपको स्पष्ट पता हो जाएगी तो मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत आसानी से इसके प्रश्नों का उत्तर देने में क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। क्यों भाई, मेरी बात सुनिए आप लोग। अगर जो मैंने अभी बताया है आपको, अगर आप अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपका दायित्व बनता है कि आप इसके बारे में जानिए, अपने दिमाग को सोचाइए, सोचिए कि आखिर अक्षांश देशांतर रेखाएं क्यों खींची जाती हैं, ये होती कैसी हैं, दिखती कैसी हैं, आखिर ये ग्लोब पर खींची क्यों जाती है हमारी पृथ्वी पर। ग्लोब का मतलब ये है, जो हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब पर कुछ रेखाएं खींची जाती हैं जिसको हम अक्षांश और देशांतर रेखा कहते हैं। आज हम उसका ए टू जेड आपको क्या करेंगे, बताएंगे पूरे विस्तार के साथ कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं, ये कैसे खींची जाती हैं, इसका क्या महत्व है। ऐसी तमाम चीजों को हम क्या करेंगे, स्पष्ट करेंगे। क्लियर? बोलिए आप लोग। देखिए, आप जब पढ़ते हैं ना, जी हाँ, जैसे आप जब पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, आप लोग जब पढ़ते हैं किताब में, अपने आप से पढ़ते हैं, तो आप किताब में खोलेंगे जैसे पेज, वहां पे अक्षांश देशांतर रेखा का परिभाषा लिख देगा। परिभाषा के बाद उसका कुछ गुणधर्म बता देगा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, अक्षांश रेखाएं फला फला, ये बता देगा।
लेकिन आपसे कभी इस बात पर चर्चा नहीं करती हैं किताबें कि आखिर इसे हम क्यों खींचते हैं, कैसे खींचते हैं। मतलब जो कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन है वो आपको नहीं बताया जाता है। अगर आप कॉन्सेप्ट जानेंगे इसका, अच्छान देशांतर का, तो कभी भी जीवन में कोई भी एग्जाम आप दे लीजिए, कोई भी एग्जाम, किसी भी लेवल का एग्जाम, है ना, आप चाहे हाई स्कूल में पढ़ते हो, इंटर में पढ़ते हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, एमए कर रहे हो, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, कुछ भी आप दे रहे हो, तो आपको इस टॉपिक से कोई समस्या नहीं आएगी। और हम प्रयास करेंगे कि आज के इस लेक्चर में पूरे 2 घंटे के अंदर आपको हम सारी बारीकियां इस क्लास में समझा दें कि अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इसे क्यों खींचा जाता है। तो सबसे पहले हम उस प्रश्न का उत्तर देंगे कि अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या हैं तथा वो क्यों खींची जाती हैं। ठीक है, हमको खींचने का मतलब ग्लोब पर ये रेखाएं क्यों खींची गई, उससे हमको लाभ क्या होता है, ये सारी चीजें पहले हम बताएंगे। उसके बाद आपको परिभाषा लिखवाएंगे, परिभाषा के बाद उसका गुणधर्म लिखवाएंगे, फिर समय, दिनांक और स्थान का निर्धारण करना आपको सिखाएंगे, और पूरे ग्लोब पर अक्षांश देशांतर रेखाओं का विवरण प्रदान करेंगे। इस प्रकार से आपकी क्लास में इतने सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। इस क्लास को आप पूरा देखते हैं, अच्छे से देखते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब पर भी मैं लाइव कर रहा हूँ। ये पेड बैच की पेड क्लास है। ये क्लास उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाती है जो लोग एडमिशन लिए हुए होते हैं। ठीक है, दोबारा देखने के लिए। तो चलिए हम लोग अपने मेन स्क्रीन पे आते हैं और वहां समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्यों हम खींचते हैं ग्लोब पर। ध्यान दीजिए, देखिए जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब का मतलब पृथ्वी की आकृति। ये अगर हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का ये सेंटर है। अगर आप बताइए, आपसे कह दिया जाए कि ये बिंदु ए है, क्या है, बिंदु ए है, यहां पर बिंदु बी है, यहां पे बिंदु सी है, और आपसे यह कह दिया जाए कि जो तीनों बिंदु हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी का क्षेत्रफल है वो लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। मतलब बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। इतने बड़े क्षेत्रफल में अगर आपको कोई पैमाना ना पता हो, तो जाहिर सी बात आपसे बोल दिया जाए, बताइए अगर आप ए बिंदु पर हैं, आपसे कह दिया जाए कि बिंदु बी कहाँ अवस्थित है, वहां पर किसी को भेजना हो, उसका स्थान निर्धारित करना हो, तो आपके लिए समस्या हो जाती है। इसी समस्या का निर्धारण करने के लिए कि विश्व में कोई स्थान कहां पर है, विश्व में या ग्लोब पर विश्व में कोई स्थान कहां पर है, उसका निर्धारण कैसे हो, कोई स्थान कहां पर है तथा उसका निर्धारण तथा उसका निर्धारण करने के लिए, क्या करने के लिए, तथा उसका निर्धारण करने के लिए हम लोग निर्धारण करने के लिए हम लोग ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं खींचते हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं खींचते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमको अक्षांश देशांतर खींचना है तो हम स्थान निर्धारण करेंगे, उसके साथ साथ हम पूरे विश्व का समय निर्धारित करेंगे और साथ ही साथ दिनांक भी निर्धारित करेंगे। समझिएगा। अब देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए कि अक्षांश रेखाओं की मदद से, किसकी मदद से, अक्षांश रेखाओं की मदद से हम पृथ्वी पर किसी स्थान का लोकेशन बताएं। जैसे आजकल आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, क्यों भाई करते हैं? आपको एड्रेस बताना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप ब्रिटेन से कोई सामान मंगवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो सामान आपके पास कैसे आएगा? एड्रेस में बताना पड़ेगा कि आप इंडिया के हैं, इंडिया में आप प्रयागराज में रह रहे हैं या दिल्ली में रह रहे हैं। प्रयागराज में भी आपको बताना पड़ेगा कि हम कटरा में या आनंद भवन के पास रहते हैं। तो एक मकान नंबर होगा, एक निश्चित स्थान होगा जहां पर डिलीवरी मैन आपको लाके देगा, एक पता हो। तो जब बहुत बड़ा कोई भू क्षेत्र होता है और वहां पर चीजें आपको पता ही नहीं है कैसे करनी है हमको, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है? ऐसी कंडीशन में हमको
मैथ का सहारा लेना पड़ता है। किसका सहारा लेना पड़ता है? गणित का। तो गणित का सहारा लेकर के भूगोल के जो विद्वान थे प्राचीन समय में, जैसे स्ट्रेबो हैं और तमाम लोग हैं, मैं टीजीटी पीजीटी में उनका नाम बताऊंगा बहुत विस्तार के साथ। वो लोग क्या करेंगे, वो जो विद्वान हैं वो लोग ग्लोब पर अक्षांश देशांतर खींचने का प्रयास किए थे। हालांकि थॉट वाली बात होगी क्योंकि उसका विकास हुआ है क्रमबद्ध तरीके से। तो आज आपको हम सिखाएंगे कि आप ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्यों खींचते हैं, वो भी काल्पनिक रूप से खींचते हैं अपने फायदे के लिए। आप उसको मान लेते हैं कि ये रेखाएं हैं और मान करके निर्धारित करते हैं कि किसी स्थान का लोकेशन क्या हो। जैसे आप लोग गूगल मैप का यूज करते होंगे, जीपीएस का यूज करते होंगे, आप लोग सुनते हैं कि ये मिसाइल फला देश ने दागा और फला देश को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। इसका लोकेशन का जो सिस्टम है कैसे और क्यों काम करता है, ये चीजें अब मैं आपको क्या करने वाला हूं, पूरे विस्तार के साथ बताने वाला हूं। तो चलिए देखिए, अगर हमें स्थान का निर्धारण करना है तो जाहिर सी बात है, आपने हाई स्कूल में, कब, हाई स्कूल में एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बोलिए भाई, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में संख्या रेखा होती है, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ये बोलते हैं ना। बीच में हमारा क्या होता है, 0 0 होता है, यही होता है। और इसके बाद यहां पर एक पैमाना बना होता है, क्या बना होता है, पैमाना। पैमाना बोले तो जैसे मान लीजिए इस पे कुछ रेखाएं खींची गई होती है, ये रेखाएं समान दूरी पर होती हैं। लेकिन जब कोई पैमाना आप सभी को यूज करना हो, पूरे विश्व लेवल पर यूज करना हो, तो पैमाना कैसा होना चाहिए, सभी के लिए समान होना चाहिए। जैसे आपके भारत में सभी की घड़ी एक समान समय बताती है, अगर सब लोग अपनी अपनी घड़ी को अपने अनुसार सेट कर लें तो क्या किसी से मुलाकात संभव है? बोलिए। इसीलिए जो पैमाना होगा उसका एक, उसमें क्या होना चाहिए, समरूपता होना चाहिए। ये देखिए संख्या रेखा मैंने बना दी, और आपको पता है इस संख्या रेखा पर इधर आपका मान क्या होता है, धनात्मक होता है, इधर भी मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर मान नेगेटिव होता है, और इधर भी मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। अभी आप देख रहे थे ग्लोब में, जब आपसे हमने कहा था कि पृथ्वी का क्या है, ग्लोब है, इसमें स्थान ए बी सी ऐसे नाम दिए थे पिछले स्लाइड में, तो आप लोग बता नहीं पा रहे थे कि वो कहाँ पे है, उसका लोकेशन क्या है, आप इस चीज को बताने में क्या थे, असमर्थ थे। लेकिन अगर आप संख्या रेखा बना लें और यहाँ पर हम बिंदु एक बना दें कि भाई ये बिंदु हम बना दिए जिसका नाम पी है, इस बिंदु का क्या नाम है, पी, और आपसे पूछ लिया जाए कि बिंदु पी कहाँ अवस्थित है, इसका लोकेशन बताइए, तो आप लोग बता सकते हैं, बताइए। जी हाँ, एक्स वाई, सबसे पहले एक्स लिखते फिर क्या लिखते, वाई लिखते, गुड। तो यही जब पृथ्वी में हम लोग लिखेंगे अक्षांश देशांतर में, तो भी इसी पैटर्न का फॉलो करेंगे। पहले आप पी का लोकेशन बताइए, कैसे बताएंगे, देखिए हम बताते हैं। अगर हमको पी देखना है तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे गिनेंगे कि पी किसके नीचे आ रहा, ये 0 है, इसके बाद 1 2 3 4, यहाँ पे लगभग 5, ठीक है, क्या है ये, 5। अब 5 के इर्द गिर्द क्या है, ये पड़ रहा है 5 के पास, ये 5 हमने ले लिया, तो 5 को यहाँ पे हम लिख लेंगे चिन्ह के साथ +5, कामा लगा लेंगे। इसके बाद इस रेखा पे वाई पे देखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, संयोग से ए भी 5 आ रहा है, चलिए एक खाना हम और बढ़ा देते हैं, तो मतलब ये 6 हो गया, क्या हो गया, 6। तो इसका मतलब है वाई एक्सिस पे क्या है, +6। अगर आपसे कह दिया जाए कि कोई व्यक्ति या कोई शहर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर +5 और 6 पे है, और आपको ये पैमाना पता हो, तो आप उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। क्यों जी, नहीं ढूंढ सकते? क्योंकि क्योंकि आप इतना खाना इस पे रेखा पे जाएंगे, उसके बाद इतना खाना इस पे जाएंगे, जहां पर दोनों काटेगा उस बिंदु पर आप चले जाएंगे जहां भी रहेंगे, अर्थात उस बिंदु का निर्धारण आप कर लेंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु मैं बना दूं और आपसे बोलूं कि ये बिंदु यम है, तो चलिए यम बिंदु को आप लोग बताइए किस, इसका पॉइंट क्या होगा। यहाँ फिर एक्स वाई के फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्स पहली रेखा गिनेंगे आप, 1 2 3 4, ठीक है, ये पहला एक्स हो गया क्या, 4, लेकिन 4 क्या निगेटिव में है तो रेड लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। उसके बाद फिर वाई एक्सिस पे देखेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 पे है, देखो ये 5 के लगभग पहुंच रहा, 5, तो ये क्या होगा, -5। इसका मतलब ये है कि
आपका जो यम बिंदु है वो -4 और -5 पर अवस्थित है। मतलब अगर हमारे ग्लोब में भी ऐसे 4 खाने हो जाएं, उसमें भी x और y एक्सिस हो जाए, तो हम किसी स्थान का निर्धारण कर लेंगे। क्यों भाई, करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए आप लोग। मतलब जिस प्रकार से आपके ग्लोब में क्या है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से आपके ग्लोब में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सॉरी, कार्तीय तल में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, और आप किसी भी स्थान पर बता सकते हैं कि यह स्थान कहां पर मौजूद है, उसी प्रकार से यदि आपके ग्लोब में पृथ्वी पर भी हम क्या बना दें, 4 खाने इस पर खींच लें, इस पूरी पृथ्वी पर, और उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दें, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, जाहिर सी बात है कि आप उसे क्या कर पाएंगे, बोलिए, उसे निर्धारित कर पाएंगे वो स्थान कहां पे है। तो चलिए हम पृथ्वी पे अप्लाई करते हैं इस चीज को। क्या करते हैं, शेषनाथ आपका आवाज म्यूट नहीं है, इस चीज को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो चलिए फिर से हम आते हैं अपने स्लाइड पे। यहां पर देखिए एक नया खाना हम बनाते हैं पृथ्वी के लिए। अब यहां पे हम पृथ्वी बनाएंगे, देखिएगा ये हमारी पृथ्वी है, दिख रही है आप लोगों को, बताइए सबको दिख रही। अब पृथ्वी के अंदर हम बनाएंगे क्या, एक्स एक्सिस, क्या करेंगे, एक्स एक्सिस बनाएंगे। जैसे ही एक्स एक्सिस खींचेंगे, बीच से एक रेखा खींच देंगे, हॉरिजॉन्टल जैसे एक्स का खींचते थे, तो ये जाहिर सी बात है ये कहलाएगा 0 डिग्री। आगे चल के हम बताएंगे क्यों कहलाएगा। ये एक्स एक्सिस जैसे आप खींचेंगे, उसके बाद ये 2 भागों में बट जाएगा। ऊपर वाले भाग को नॉर्थ बोलेंगे, नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे, साउथ बोलेंगे। मतलब ये नॉर्थ गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। स्पष्ट हुआ, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जी हाँ, इसी प्रकार से यदि इसी ग्लोब में हम एक और रेखा क्या कर लें, एक और रेखा ले लें, जैसे सपोज करिए यहां पर एक रेखा और हम खींचते हैं, ये इसको क्या कर रहा है, 2 बराबर भागों में और बांट दे रहा है, समझिए। तब ये जो रेखा यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो अगर इसको हम मिटा दें थोड़ा सा कुछ समय के लिए, देखिएगा, तो अब क्या होगा, ये वाला भाग कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध, ये क्या कहलाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। समझ गए, मतलब पूरा पूरा जो ये क्षेत्र है, ये पूरा पूरा ये वाला, ये पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। इधर वाला जो पूरा भाग है पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को। तो अगर हम पृथ्वी में इन दोनों को एक साथ ले लें, अगर दोनों गोलार्धों को क्या ले लें, एक साथ ले लें, यहां पर इन दोनों रेखाओं को एक साथ खींच ले, तो क्या हुआ, कार्तीय तल जैसा, जैसे अभी आपको पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया था, इस प्रकार का सिस्टम बना कि नहीं बना, एक्स एक्सिस बना कि नहीं बना, बताइए। ये 0 0 यहां पर भी बना, बना कि नहीं बना, बन गया। अब क्या किया भूगोलवेत्ताओं ने, इन लोगों ने पृथ्वी पर ऐसी चीजें खींचने के बाद क्या किया, यहां पर इस रेखा को, ये भी 0 डिग्री कहलाएगा, ये भी 0 डिग्री है। अब जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची, खरबूजा आपने देखा होगा, क्यों भाई, ये कोणी दूरी होती है। अभी हम प्रियंका जी सब बताएंगे, पहले इसका मतलब समझिए कि हम इसको खींचते क्यों। तो ग्लोब पर इस प्रकार से जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। समझ गए, ये हमारे क्या हो गए सब, देशांतर। इसको हम देशांतर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देशांतर। मतलब ग्लोब पर जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, देशांतर, या अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड का मतलब लंबी लंबी जो रेखाएं हैं, वो हमारे लिए क्या बन जाती हैं, लॉन्गिट्यूड बन जाती हैं। स्पष्ट हो गया, बताइए कोई समस्या। जी हाँ, तो जो हमारे ग्लोब पर लंबी लंबी रेखाएं हैं, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लैंगिट्यूड देते हैं। ठीक, और इसी ग्लोब पर हम एक और फिगर बना दे रहा हूं, एक मिनट, थोड़ा सीधा फिगर बन जाए आपको। इसी ग्लोब पर जो कुछ हमारे और रेखाएं हैं इस पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से ग्लोब मैंने बना दिया। अब इस ग्लोब पर ये भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के पैरेलल जो आप रेखाएं ऐसे ऐसे खींचते हैं इस प्रकार से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षांश।
ये अक्षांश रेखाएं हैं, क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। ठीक है, ये लैटिट्यूड यहाँ ऊपर 90 डिग्री तक जाता है और नीचे 90 तक जाता है। क्यों जाता है, कैसे जाता है, अभी पूरी बात बताए। अभी आप इसका सिर्फ परिचय प्राप्त कर रहे हैं। क्या प्राप्त कर रहे हैं भाई, इसका सिर्फ आप परिचय प्राप्त कर रहे हैं। तो आपके ग्लोब पर ऊर्ध्वाधर और क्या क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं, जैसा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में होता है। तो अगर हम यहां देखें तो इस प्रकार से ग्लोब पर आपकी कुछ रेखाएं ऐसे खींच दिया जाता है। जब ग्लोब पर अक्षांश देशांतर रेखाएं एक साथ खींची जाती हैं, तब इस प्रक्रिया को, इस व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम, ठीक है, मतलब ये जाल जैसा दिख रहा है तो ग्रिड सिस्टम इसको बोला जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ग्लोब पर अक्षांश देशांतर रेखाओं को इसलिए खींचा जाता है कि हम ग्लोब पर किसी स्थान का निर्धारण कर सके। जैसे आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में क्या देखा था, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस काटते थे एक दूसरे को, वही बिंदु तो पी हुआ था इस फिगर में, बताइए, यही तो हुआ था, यही हुआ था। और उसी प्रकार से अगर आप इस वाले फिगर में आइए, अगर मान लीजिए कि हम इस बिंदु की बात करें, ये जो बिंदु मैं यहां बना रहा हूं, अगर इसकी मैं बात करूं, इस बिंदु का नाम ए दे दूं, आपसे पूछूं कि बताइए ए बिंदु कहां पर है, तो ए बिंदु से गुजरने वाली सबसे पहले एक्स एक्सिस बताइए, यहां से 0 डिग्री गुजर रही है। सबसे पहले आप कह देंगे ए बिंदु 0 डिग्री पर है। उसके बाद यहां से जो लॉन्गिट्यूड गुजर रही है रेड कलर की, देखो ये वाली लॉन्गिट्यूड, ये वाली दिख रही है आपको, ये लॉन्गिट्यूड में इसको मैं मान लेता हूं कि 50 डिग्री क्या है, ये वेस्ट है। अगर 50 डिग्री वेस्ट है तो हम बता देंगे इसको 50 डिग्री वेस्ट। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम लिख देंगे, इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमारा बिंदु ए है, ये कहाँ किसके कटाव बिंदु पर है, 0 डिग्री और 50 डिग्री वेस्ट के कटाव बिंदु पर है। इस प्रकार से हम उस स्थान का निर्धारण कर देंगे कि वो स्थान कहाँ पाया जाता है। अगर ये पैटर्न सबको पता है पूरे विश्व में, तो वो व्यक्ति हमको ढूंढ लेगा। इसका पैमाना होता है 1 डिग्री देशांतर बराबर, ग्लोब पर जो होता है, मैं भी सब इसको निकाल के बताऊंगा, देशांतर बराबर होता है 4 मिनट के। कितने का होता है, 4 मिनट के। मतलब 1 डिग्री देशांतर की जो वैल्यू होती है, कितने मिनट की होती है, 4 मिनट की होती है। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा था, ध्यान दीजिए, मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम लोग ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं इसलिए खींचते हैं जिससे हम विश्व में किसी भी स्थान के समय को क्या कर सकें, निर्धारित कर सकें। और आप निर्धारित करके देख भी लिए भाई, कोई बिंदु कहां पर है, तो जहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कटेगा, एक्स एक्सिस का मतलब लैटिट्यूड और वाई एक्सिस का मतलब लॉन्गिट्यूड। ठीक है, एक्स एक्सिस लैटिट्यूड, वाई एक्सिस लॉन्गिट्यूड। अगर ये है तो जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस काटते तल में काटता है, वैसे यहां भी काटेगा, और आप बहुत आसानी से इसका आंसर क्या करेंगे, दे ले जाएंगे। बोलिए जयप्रकाश, भीम पटेल, रोहित जी, आप लोगों को समझ बातें आई, किसी कोई दिक्कत? मतलब आपको एक चीज पता चल गया कि अक्षांश रेखाओं को हम लोग ग्लोब पर इसीलिए खींचते हैं, मुख्य रूप से स्थान का निर्धारण करने के लिए। उसके बाद है टाइम जोन। टाइम जोन का नाम आपने सुना होगा। अब ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, आपको कवर कराएंगे, सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे। तो जरा टाइम जोन की बात कर लेते हैं हम लोग। टाइम, आप लोग टाइम जोन का यूज करते होंगे, जैसे आप कभी कभी पढ़ते हैं GMT +5:30, आपने देखा होगा इस बात को कई बार। आप इसको कहते हैं कि भारत का जो मानक समय है वो GMT रेखा से कितना दूर है, भारत का जो मानक समय है वो हमारे GMT रेखा से कितना है, 5.5 घंटा प्लस है, मतलब उससे आगे है। प्लस का मतलब आगे होता है, रेड का मतलब क्या होता है, पीछे होता है। मतलब हमारा जो देश है वो GMT जो रेखा है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, उससे कितना आगे है, 5 घंटा आगे है। समझ गए? जी हाँ, लंदन में हो तो लंदन में क्यों है, कैसे, अभी उसको हम स्पष्ट करेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, घबराइए नहीं आप, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, सबको बताऊंगा। ठीक, चलिए अब देखिए जरा इसको, यहां पर हम लोगों ने क्या किया है कि पूरे विश्व का जो देशांतर होता है, ये जो बीच वाली रेखा होती है इसको हम लोग 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 0 डिग्री।
इसके बाद ऐसे देशांतर रेखाएं हम लोग खींच डालते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से हम लोग देशांतर रेखाएं खींचते हैं। ठीक है, खींचने के बाद आपको पता है 1 डिग्री देशांतर बराबर जो होता है वैल्यू, 1 डिग्री देशांतर बराबर कैसे आता है अभी मैं सबको निकाल के बताऊंगा आपको। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। कितना होता है? 4 मिनट होता है। तो 15 डिग्री देशांतर बराबर कितना होगा? 15 डिग्री देशांतर बराबर 60 मिनट या 1 घंटा हो जाए। क्या हो जाएगा? 1 आवर्स। होगा कि नहीं होगा? अगर आप ग्लोब पर 15 देशांतर डांक जाते हैं तो आपकी घड़ी को 1 घंटा या तो आगे करना पड़ेगा या तो पीछे करना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए, सही समय बताने के लिए। इस चीज का निर्धारण करने के लिए आपने ग्लोब पर देशांतर रेखाएं खींची है। साथ ही साथ डेट, डेट का मतलब दिनांक, दिनांक को निर्धारित करने के लिए भी आप देशांतर रेखाओं का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये पता हो गया कि हमें ग्लोब पर जो कॉन्सेप्ट मैंने कहा था कि अक्षांश देशांतर रेखाओं के पीछे कॉन्सेप्ट क्या, पहले उसको जान लीजिए। वही चीज मैं आपको यहाँ समझा रहा था कि अक्षांश देशांतर रेखाओं को क्यों और कैसे खींचा जाता है। तो क्यों खींचा जाता है? क्योंकि इससे हमको लाभ होता है कि हम किसी स्थान का निर्धारण कर लेते हैं, टाइम और दिनांक बता सकते हैं, समझ गए, और स्थान का निर्धारण कर सकते हैं। इन 3 चीजों के लिए हम लोगों ने ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींच डाली हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश एवं देशांतर कहते हैं।